तो बिल्कुल अब एक तरीके से कहा जाए तो जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र की साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। एकनाथ शिंदे ने कई बार ये बात सामने आकर मीडिया के सामने भी कह दिया है कि जो फैसला होगा वो बीजेपी का होगा और हम यहां समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो गुत्थी अनसुलझी बताई जा रही थी अब वो सुलझती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। में खत्म सियासी पहेली, महायुति में बन गई बात। 5 तारीख को फडणवीस सरकार। बम्पर जीत के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर महायुति में बात भी बन चुकी है। औपचारिकता के नाम पर बस महा ऐलान होना बाकी है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारीख, समय और जगह सब फाइनल होने के साथ सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब घड़ी फैसले की आ गई है, जिसके बाद सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर महायुति का चेहरा कौन होगा और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और इसके लिए इंतजार बैठक तक करना होगा, क्योंकि 17 से लौटकर वापस आए शिंदे भी साफ कह दिया है कि आपसी समन्वय है और महायुति के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? तमाम कयास संकेत फडणवीस को सीएम बनाने के हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी से सस्पेंस जरूर बढ़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा है। तो सवाल ये कि आखिर क्या फैसला होगा। तमाम संकेतों के बावजूद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अब भी चुप्पी साधे हैं। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या? मुझे बात करने दो। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पेच हो या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन 17 से लौटे शिंदे के बयानों से संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा फडणवीस ही होंगे। बस ऐलान बाकी है, यानी चुनाव के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के संभल की, जहां पर हिंसा तो शांत हो गई है लेकिन राजनीति लगातार गरमाई हुई है। आज भी संभल जाने की जिद को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार हंगामा किया है। इससे सरकार घबराई हुई है, इस नाते रोकने का प्रयास कर रही है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम। तो ये तो बिल्कुल तय है कि देश संविधान से चलता है और संविधान पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो संभल मामले में कोर्ट के आदेश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निचली अदालत ने बहुत जल्दबाजी में यह आदेश दे दिया था। और इन्हीं में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो कोर्ट की उस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और कैसे ये जो पूरा मामला है अब इसमें कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करने की कोई बात आ रही है और कैसे एक अविश्वास यहां पर नजर आता है। एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। संभल में हालात अभी ठीक से शांत भी नहीं हुए हैं, लेकिन लगता है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये शांति रास नहीं आ रही। असदुद्दीन ओवैसी दलील दे रहे हैं कि मस्जिद में मंदिर ढूंढना सही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मस्जिद में जाकर, दरगाह में जाकर मंदिर ढूंढोगे तो लोग तो भड़केंगे ही। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश RSS ने दिया था और RSS के कहने पर ही आज मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं।
जबकि ओवैसी ये नहीं बता रहे हैं कि केवल उन्हीं मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं ने चुन चुन कर तोड़ा था। बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं या फिर भारत में मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर मस्जिद बनाया गया, ये तो देश की अदालतें तय करेंगी। लेकिन ओवैसी सर्वे से बुरी तरीके से भड़के हैं। वो इतना भड़के हैं कि अब जान देने लेने की बात भी कर रहे हैं और तो और दंगे में मारे गए लोगों को शहीद तक बता रहे हैं। दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौकफ नहीं है, सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई, फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच जारी है। रविवार को न्यायिक आयोग की टीम ने भी संभल पहुंचकर मामले की जांच की है, तो वहीं पुलिस भी दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों का पलटवार सुब्रत पाठक ने किया और साफ कहा कि जहां जरूरत पड़ी वहां खुदाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो ओवैसी के घर में भी खुदाई करेंगे और अगर ये लोग अपनी मस्जिदों को आबाद करने की बात करेंगे तो क्या हम अपने मंदिरों को कुर्बान करेंगे। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं सुब्रत पाठक की ओर से। ओवैसी के बयानों पर उन्होंने पलटवार किया है। देखो, तुम मस्जिदों को आबाद रखो तो हम अपने मंदिरों को उजाड़ रखें क्या? तुमने हमारा मंदिर तोड़ दिया, तुमने उसके ऊपर मस्जिद बना दिया, तुम उसका सर्वे भी नहीं कराएंगे क्या? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ, किस प्रकार से हमारे ऊपर अनाचार हुए, अत्याचार हुए, वो भी ना बताएं अपनी पीढ़ी को, ताकि आने वाले समय पर और मंदिर तोड़ो आप, जो बांग्लादेश में कर रहे हो, जो पाकिस्तान में कर दिया है, इस देश में भी तमाम राज्यों में आपने किया है, तो क्या हम भूल जाएं उनको सबको? वो कह रहे कितना खोदोगे, कितना खुदाई करोगे? जहाँ तक जरूरत पड़ेगी खोदेंगे ओवैसी, जरूरत पड़ेगी तो ओवैसी का मकान भी खोदेंगे। और संभल में हिंसा क्या हुई? संभल तो सियासत का मानो पर्यटन स्थल बन गया। पुलिस नेताओं से बार बार ये कह रही कि संभल ना आओ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दम है तो रोक के दिखाओ, हम संभल आएंगे और आकर रहेंगे। 31 नवंबर को पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिद कर रहे थे, तो अब कांग्रेस ने भी संभल जाने की जिद पकड़ ली है। कांग्रेस के 20 नेताओं का डेलीगेशन आज संभल जाने की जिद पर अड़ा रहा। मकसद है कि संभल की सियासी दौड़ में लगा करके खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करना है। लेकिन बवाल यहां भी मचा हुआ है, क्योंकि पुलिस रोक रही है और पुलिस नहीं चाहती कि नेता संभल जाए और वहां पर माहौल बिगड़े। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही नेता ये चाहते हैं कि वहां पर जाएं और दिखाने का ये प्रयास करें कि उन्हें ज्यादा फिक्र है मुसलमानों की। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में दंगा क्या हुआ? विपक्षी दलों के लिए संभल तो सियासत का पर्यटन केंद्र बन गया, जिसे देखो विपक्ष का हर नेता आज संभल जाने की जिद पर अड़ा है। मकसद है खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करना, ये दिखाने का कि हमारी पार्टी से बड़ा मुसलमानों का कोई हमदर्द है ही नहीं। लेकिन जो वहाँ कमियां हैं, जो अत्याचार सरकार ने किया है, जिस तरीके से वहाँ पे हत्याएं हुई हैं, सर में गोली मारी गई है लोगों को, तो हम ये बात अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व को। इससे सरकार घबराई हुई है, इस नाते रोकने का प्रयास कर रही है। 2 रोज पहले जिस तरह की जिद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कर रही थी, वैसा ही बखेड़ा आज कांग्रेस खड़ा कर रही है। पुलिस ने तब जैसा एक्शन लिया था, वैसा ही एक्शन आज भी हो रहा है। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है और जो नेता जबरन संभल जाने के लिए घर से निकल रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जाकर वहाँ लोग जो आहत हुए हैं, इसमें जो लोग जिनकी मौत हुई उनसे मिले। लखनऊ पुलिस ने मुझे ये नोटिस जारी करी है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। हम लोग जाएंगे, हमें रोक लेंगे तो फिर वापस जाएंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ जरूर। राहुल जी भी जाएंगे। लगातार ये बात वहाँ पे बीजेपी कह रही है कि जो सपा कांग्रेस का अमली जामा है वहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। 6 लोगों को मार दिया, फिर भी कह रहे हो? आपने मार तो दिया 6 लोगों को। लखनऊ टू मुरादाबाद पुलिस का सख्त पहरा है, क्योंकि मुरादाबाद से भी कई कांग्रेस नेता संभल जाने वाले हैं और उनका नाम कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। लिहाजा मुरादाबाद पुलिस ने भी कई नेताओं को संभल जाने से रोक दिया है। मेरे घर पे पुलिस है, मुझे भी डिटेन कर रखा।
मैंने इनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि अध्यक्ष जी आएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा। बहुत लोग जाने के लिए इच्छुक हैं। संभल की सियासी दौड़ और वोट बैंक को साधने की ऐसी होड़ मची है कि जो नेता आज संभल जाने की जिद कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी फुर्ती तब नहीं दिखाई थी जब बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को दंगाइयों ने गोली मार दी थी। सपा और कांग्रेस नेताओं ने ऐसी फुर्ती तब नहीं दिखाई थी जब कोलकाता में आजकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। और तो और बांग्लादेश में तो रोज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मजाल है कि विपक्ष का कोई नेता सड़क पर उतरकर प्रताड़ित हिंदुओं के लिए आवाज उठा दे। और इसीलिए बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति बताकर विपक्ष को घेर रही है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के दो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े हैं और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विपक्षी दलों के लिए संभल का मामला उनके वोट बैंक से जुड़ा है और इसीलिए सपा हो या कांग्रेस दोनों जिद पकड़े हुए हैं कि आज नहीं तो कल संभल तो जाएंगे ही जाएंगे और रोक सकते हो तो रोक लो। संभल जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है, न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। संभल में जो कुछ है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, तो सारे सबूतों को मिटा देंगे और तब तक इतना लोगों को धमका देंगे कोई मुंह न खोले प्रसाद लोगों के सामने, इसलिए टाइम निकाल रहे हैं। फिलहाल संभल पर दंगल मचा है। संभल जाने की सियासी रेस है, लेकिन पुलिस भी सख्त है और संभल की तरफ जाने वाले हर एक नेता को रोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।